मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपको एक पीडीएफ भेजी थी एक्सरसाइज 2.1.2 से संबंधित स्टडी मटेरियल जिसमें था। उसमें सबसे पहले था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये प्रमेय क्या है इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण के लिए 210 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या क्या हुई? भाज्य संख्या वो है जो भाज्य संख्या वो है जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे 4, तो 4 1 से हो जाएगी, 4 1 से, 2 से और 4 से। तो यहाँ 1 और स्वयं के अलावा एक और नंबर भी है 2, इससे भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये क्या हुई? भाज्य। इसी तरह से कोई अन्य संख्या ले सकते हैं 12, तो ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इसलिए ये भाज्य हुई, क्योंकि 1 और 12 के अलावा ये 2, 3, 4, 6 सबसे विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य समझ गए। और अभाज्य संख्या वो है जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य। तो प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये प्रमेय ये कहती है, आधारभूत प्रमेय जो अंकगणित का है, ये बता रही है कि किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसे लिखा जा सकता है, और इन गुणनखंडों का क्रम मायने नहीं रखता है, चाहे किसी भी क्रम में उनको लिख दिया जाए, आगे पीछे करके यदि लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये गुणनखंड जो होते हैं ये कैसे हैं? अद्वितीय होते हैं, मतलब इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 210 लिया है इसमें, तो 210 के गुणनखंड हमने किए तो देखिए आए हैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 एंड 7। तो इसलिए इस 210 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, या इनका क्रम बदल दें तो 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5, या 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2, ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणनफल 210 ही आएगा। अथवा अन्य कोई क्रम में लिखें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, इस पर आधारित एक्सरसाइज है 1.2। उसका एक पहला क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि 210 को किया था अभी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्याएं हैं 140, 156 और ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। 140 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.2, इसका फर्स्ट पार्ट है 140 है संख्या,
तो संख्या 140 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से, फिर 2 से, अब ये कटेगा 5 से और अगेन 7 से। तो 140 के जो गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 5 × 7, जिसको घातों में यदि कोई फैक्टर 1 से अधिक बार आता है तो उसको घात के रूप में लिख दें, तो 2 की घात 2 × 5 × 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 7429 का है। तो 7429 ये संख्या 2 से, 3 से, 4, 5 सबसे ट्राई करके देखें तो ये नहीं कट रही किसी से। सबसे पहले ये जाके कटी 17 से, तो 17 से इसको विभाजित किया, भागफल आया 437। 19 से किया फिर तो 23, फिर 23 एकम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 17 × 19 × 23। तो यहाँ पर कोई भी गुणनखंड 1 से अधिक बार नहीं आया है, इसलिए घातों को नहीं लिखा गया है, या घातें चाहे तो 1 लिख सकते हैं घात 4। अंगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो सबसे पहले इसका उपयोग बताते हैं आपको। प्रथम उपयोग है इसका दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करने में, मासा और लासा ज्ञात करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण से, जो कि एनसीईआरटी आपकी किताब का ही है, 6 और 20 ये दो संख्याएं हैं, 6 और 20। 6 और 20 का मासा तथा लासा ज्ञात करो। प्रश्न ये है आपका। तो मासा और लासा इनका ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 × 3, 20 के भी कर लिए 2 स्क्वायर × 5, घात यहाँ 1 और यहाँ भी 1 ही है और इसकी भी 1 घात है। 20 के गुणनखंड 2 × 2 × 5 होंगे, जैसे 2 की घात 2 × 5 लिख दिया गया है। तो अब देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है। मासा बराबर इन गुणनखंडों में, दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्या दोनों में है, दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या है, तो कॉमन संख्या यहाँ पर 2 है, 3 दोनों जगह नहीं है, 5 दोनों संख्याओं के गुणनखंड में नहीं आ रहा है। तो ये जो 2 कॉमन संख्या है, इसकी सबसे जो छोटी घात है वही महत्तम समापवर्तक इसका होगा। तो 2 की 2 घातें, एक तो 1 घात वाला 2 है और एक 2 घात वाला 2 है, तो छोटी घात हुई 2⁻1, इसलिए इसका महत्तम हो गया 2। अब लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम होता है वो भी इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके ही करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे करे हुए हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम लासा लिखते हैं तब कॉमन संख्या को नहीं लेते हैं, सभी संख्याओं को लेंगे और उनकी सबसे बड़ी घात को लिया जाएगा। तो 2 की सबसे बड़ी घात है 2, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है। बात समझ रहे हैं। लासा लेते समय क्या करना है, जो अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे 2, 3 और 5 डिफरेंट जो नंबर हैं, तो उनकी सबसे बड़ी घात को गुणा में लिख लीजिए। तो 2 की घात 2, 3 की 1 और गुणा ये हो गया 4 × 3 × 5 और ये हो गया 60। तो लासा आ गया आपका
60 और महत्तम समावर्तक हो गया 2। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि यदि दो संख्याएं हमारे पास हों, n1 और n2, ये दो संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल इनके महत्तम और मासा गुणा लासा के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनकी गुणा मासा और लासा की गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो देखिए दो संख्याएं हैं हमारी यहाँ पर 6 और 20, मासा आया है 2, लासा आया 60। ये भी 120 आ रहा है, देखिए ये भी 120 आ रहा है, तो वेरीफाइड हो गया। यानी ये फार्मूला सही है। तो ये जो n1 इंटू n2 बराबर मासा गुणा लासा, इस फार्मूले में चार राशियां हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनका महत्तम गुणा लघुत्तम। इनमें से कोई सी तीन दी हों तो चौथी संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं समीकरण बना करके। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन आपका है, पूर्णांकों के निम्नलिखित एवमों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। जैसा हमने अभी पिछले उदाहरण में आपको बताया, वही उसी टाइप का प्रश्न है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। 26 के गुणनखंड किए 2 गुणा 13 होंगे, पावर 1 होगी। ठीक, 91 के किए तो 7 इंटू 13 आएगा, एक पावर आएगी। अब इनका हम मासा निकालते हैं। तो मासा बताइए क्या होगा। मासा होगा इनका, मासा में चूँकि जो कॉमन संख्या होती है उसकी लोएस्ट पावर या छोटी घात ली जाती है, तो यहाँ कॉमन संख्या हो रही 13, 13 की पावर 1 यानी मासा आ गया 13। लासा, इसमें जितनी भी डिफरेंट नंबर आती हैं उन सभी की ही अधिकतम घात ली जाती है। तो यहाँ नंबर आई है 2, इसकी अधिकतम घात 1 है। 7 आई है, इसकी भी अधिकतम घात 1 है। और 13 आया है, इसकी भी अधिकतम घात 1 है। तो इसलिए इनका गुणनफल हुआ 2 गुणा 7 गुणा 13। ये गुणा करके 14 गुणा 13 140, 14 3 182। ये हो गया लासा। अब उसकी जांच करनी है कि क्या n1 इंटू n2 बराबर मासा गुणा लासा है या नहीं है, इसकी जांच करना चाह रहे हैं। तो देखिए n1 हमारा है 26, ये 91 है। महत्तम आपका है 26 और 91 की गुणा करते हैं। 26 और 91 की गुणा आपकी है 2366। गुणा करके देख लें कितनी आएगी। मासा और गुणा लासा, इनकी गुणा करते हैं। तो देखिए मासा आया था हमारा 13 और गुणा 182, तो इनकी गुणा भी 2366 ही आ रही है। तो हमने देखा कि n1 इंटू, अतः n1 इंटू n2, या इस प्रकार लिख सकते हैं कि 26 गुणा 91 बराबर मासा इनका 26 और 91 का इंटू लासा 26 और 91 का, ये दोनों बराबर है। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्याएं 2 की बजाय 3 हो गई हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 3 संख्याएं हैं तो भी हमें वैसे ही करना है। 12, 15 और 21 का करना है, तो 12 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 आएगा। 15 के गुणनखंड करें तो 3 गुणा 5 पावर 1 1 रहेगी। 21 के 3 गुणा 7 पावर 1 1 हो गए। अब महत्तम निकालते हैं। तो महत्तम निकालते समय हमने बताया है आपको कि जो संख्या सभी, जो गुणनखंड सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर वो गुणनखंड 3 है और उसकी सबसे छोटी पावर कितनी है, वो है 1, तो 3 टू दी पावर 1 इसका महत्तम हो गया, अर्थात 3 महत्तम हुआ। अब लघुत्तम निकालते हैं। तो जितनी भी नंबर्स इनके गुणनखंडों में आई हैं उन सभी की अधिकतम पावर ली जाएगी। तो 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया, 5 की 1, 7 की 1, तो इनका गुणनफल आया 420। इस प्रकार से एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। इसी तरह से अन्य संख्याओं के करेंगे। बाकी पीडीएफ में सब कुछ है और कुछ पार्ट जो छोड़ दिए गए हैं उन पार्ट्स को स्वयं करके देखें और व्हाट्सएप के द्वारा हमें दिखाएं भी। महत्तम समापवर्तक 306 और 657 का दे रखा है, 9 है। लघुत्तम इनका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वही वाला फार्मूला, क्योंकि मासा दिया हुआ है, लासा हमको ज्ञात करना है और संख्याएं भी दोनों हमको ज्ञात हैं। तो n1 इंटू n2 बराबर n1 इंटू n2 क्वेश्चन 4 में ये फार्मूला लगाएंगे, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू मासा गुणा लासा। यहाँ हमको संख्याएं दोनों ही मालूम है, 306 और 657। मासा इसका 9 दे रखा है और लासा हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो लासा चूंकि ज्ञात करना है तो इस टर्म को यहीं रहने देंगे और 9 को बटे में ले जाइए। तो लासा बराबर 306 इंटू 657 अपान 9। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36। लासा आ गया आपका 34 इंटू 657 और इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 22,338 22,338 ये आ गया आपका लासा। तो इस तरह से एक प्रश्न करना है। अब क्वेश्चन नंबर